बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, गांव किसान कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम हमारे तीनों सेगमेंट्स खेती किसानी, हमारा पशुधन और कामयाब किसान की दास्तान लेकर आए हैं, जिनके जरिए खेती किसानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो फिर आइए आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं खेती किसानी सेगमेंट से, जिसमें हम आपको बता दें कि दूरदर्शन किसान कृषि के क्षेत्र में हो रहे नए नए इनोवेशंस यानी कि नवाचार पर आधारित कार्यक्रमों की एक श्रृंखला जल्द ही आपके लिए लेकर आ रहा है। और इसके लिए प्रसार भारती और इफ्को के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो गए हैं। बता दें आपको, साथ ही साथ देश के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आइए इसी पर आधारित जानकारी आपको देते हैं। हमारे वैज्ञानिक और संस्थान समय समय पर नए नए इनोवेशंस यानी नवाचार के जरिए कृषि को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। समस्या ये है कि अक्सर इन नवाचारों की जानकारी किसानों तक पहुंच ही नहीं पाती, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दूरदर्शन किसान इन्हें किसानों तक पहुंचाएगा। इफ्को इन नवाचारों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगा और फिर उन पर कार्यक्रम बनेंगे। भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार नवाचार से संबंधित कार्यक्रमों के लिए जरूरी तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएंगे। पिछले 5-10 साल में अगर देखें तो 2-3 मेजर चेंजेस आए हैं टेक्नोलॉजी में। वो ऐसे हैं कि वो इंटरनेट और आईटी को लेके हमारे फिज़िकल डिवाइसेस जो हैं, जो किसानों काम करते हैं खेत में, उनके साथ मिला के डाटा को एनालाइज करके किसानों की मदद काफ़ी बढ़ गई है दुनिया में और हिंदुस्तान में भी। इस तरह से नई नई टेक्नोलॉजीज़ का एक खासियत है कि वो जल्दी अडॉप्ट किया जा सकता है। उनका दाम इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनका पीछे जो डाटा एनालिसिस है उसको लेके वापस करना वो काफ़ी ज़रूरी है। जिस तरह के और सेक्टरों में इस तरह की टेक्नोलॉजी से काफ़ी फ़ायदा हुई हमारे शहरों में, उस तरह से किसानों को फ़ायदा हो सकती है। ख़ास तौर से भारत में किसान जो उनकी खेत है वो छोटी खेत है, साइज़ छोटी है, उसमें टेक्नोलॉजी की फ़ायदा उठाने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटेड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, एक एग्रीगेशन की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और टेक्नोलॉजी फ्रूगल होनी चाहिए, लेकिन सरल होनी चाहिए, फिर भी उसका इफ़ेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो इफ़को ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है कि ये पूरा स्पेक्ट्रम की जानकारी है और उन्होंने इतनी बढ़िया काम किया दूरदर्शन प्रसार भारती से पार्टनर करके कि ऐसे नई टेक्नोलॉजीज़ को किसान को ऑन अ रोलिंग बेसिस सामने ले आए। हमारे ऑफिस सिर्फ बीच में इन दोनों को मिलाने के लिए, मदद करने के लिए है। सारी दुनिया की साइंस और टेक्नोलॉजी लेके वेट करके चेक करके कि सब ठीक है, प्रोग्राम कंटेंट देने के लिए और दूरदर्शन को मदद करने के लिए कि वो प्रोडक्शन बढ़िया बने। भारत में बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जो टेक्नोलॉजी और साइंस के माध्यम से नए नए चीज़ें लोग डिज़ाइन करते हैं, जो बहुत से पुराने प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए। कई सारे इन्वेंशंस भी हैं जिनके बारे में बाकी जगह बाकी किसानों को मालूम नहीं होता है। तो ये एक पहल है कि हम जो भी नए इन्वेंशंस हैं, नए इनोवेशंस हैं, नए टेक्नोलॉजीज़ हैं, फार्मर को लेकर, एग्रीकल्चर को लेकर, ये भारत के हर कोने से इन कहानियों को बताएं और हर किसान के पास ये कहानी पहुंचे। ये दूरदर्शन का काम है। तो इसका बेसिक उद्देश्य ये है। देखिए, किसान सिर्फ एक टेलीविज़न चैनल ही नहीं है,
एक प्लेटफॉर्म है, नॉलेज प्लेटफॉर्म है। इससे लोगों तक जानकारी, नए नए चीज़ों के बारे में जानना, नए नए खोजों के बारे में पता लगाना, तो ये सिर्फ टेलीविज़न पर भी उपलब्ध नहीं है, ये डिजिटल के माध्यम से भी उपलब्ध है, यूट्यूब पे उपलब्ध है, सोशल मीडिया से, वेबसाइट पे, फेसबुक वगैरह। तो इन सारे चीज़ों से हम युवा किसानों तक पहुंचेंगे, देश के हर कोने में जो भी किसान है, और इन जो नए टेक्नोलॉजी से ये कैसे आत्मनिर्भर बनेंगे, कैसे इनकी आमदनी दुगनी होगी, तो ये सारी चीज़ें करने की कोशिश। दूरदर्शन किसान वैज्ञानिक अनुसंधानों और किसानों के बीच एक तरह से पुल का काम करता है। नवाचार से संबंधित जो भी कार्यक्रम बनेंगे, उनका प्रसारण दूरदर्शन किसान पर होगा। कि जो किसानों से संबंधित, तो खेती से संबंधित, कृषि से संबंधित जो भी आविष्कार होते हैं, उनको ये दूरदर्शन के माध्यम से किसानों को बताया जाए, एक समन्वय कराया जाए, एक MOU बनवाया जाए वो दूरदर्शन में और उन संस्थाओं के बीच में जो किसानों के बीच में काम करती हैं। तो हमने समझा एक बहुत बड़ा कदम था, हमने उसका बहुत ही स्वागत किया। और DD किसान तो वैसे भी हमारा जो है बहुत ही हमारे दिल के बहुत नज़दीक किसान चैनल है, क्योंकि वो किसानों का चैनल है और हम किसानों की संस्था हैं, किसान ही हमारे मालिक हैं। और ये जो आपका चैनल है, ये भी किसानों का है, ये भी DD किसानों का है। तो हमारा स्वाभाविक जो है मैत्री, या आपका ये स्वाभाविक MOU या स्वाभाविक साझा किसान को आगे बढ़ाने के लिए करना है। ये एक बहुत बड़ा प्रयास है, बहुत सुंदर प्रयास है, और किसान की आय बढ़ाने में बहुत अच्छा प्रयास है। और प्रधानमंत्री जी का जो है आत्मनिर्भर कृषि और साथ ही साथ किसान की आमदनी बढ़े, उस दिशा में ये हम दोनों लोग, आप और हम मिल कर के प्रधानमंत्री के सपने को पूरा कर सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। देखिए, एक बड़ा ही ये अनूठा कदम है कि DD किसान के साथ, जो कि एकमात्र किसानों के लिए चैनल है पूरे देश में, उसके साथ जो है IFFCO आया है और IFFCO किसानों के लिए बहुत काम कर रहा है। तो जो बहुत कुछ हो रहा है इस फील्ड में, नई नई जो है वो टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, और आज का किसान बड़ा अलग है, पहले वाला किसान नहीं है। यदि आप जो है पुराने टाइम का किसान का सोचिए, जो नया यूथ है जो किसान, वो नई सोच के साथ आया है, और जो इनोवेशंस हो रहे हैं उसको अपनाने के लिए आगे से आगे रहता है और ख़ुद भी इनोवेशन करता है। और इसमें ये कहना चाहूँगा, जो इनोवेशंस भी हैं ना, दो तरीके के हैं। एक तो हैं जो प्रयोगशाला में होते हैं, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन में हो रहे हैं, वो बताने ज़रूरी हैं, और बहुत सारे ऐसे इनोवेशंस भी हैं जो कि खेत में हो रहे हैं। जो हमारे किसान लोग काम करते हैं ना खेत में, जो उनके अनुभव के द्वारा जो आते हैं नए आविष्कार जो वो होते हैं, तो वो भी जो है उनको बताए जाएंगे। तो एक तो इनोवेशंस भी जाएंगे, और दूसरा एक उत्साहवर्धन भी होगा। उससे एक सबको संदेश जाएगा कि भारत की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से, अलग अलग जलवायु के हिसाब से खेती को कैसे अच्छा बनाया जाए। तो ऐसी अच्छी स्टोरीज़ जो हैं वहीं से जो है ला के, ऐसे इनोवेशंस जो है उन भौगोलिक क्षेत्रों से ला के हम जो है किसानों के सामने देंगे। और दूरदर्शन किसान भारतवर्ष में अपनी तरह का एकमात्र चैनल है जो किसानों एवं कृषि में लगे सभी युवाओं की आशाओं को पूरा करता है। यह चैनल कृषि में रोज़ हो रहे नए नए प्रयोग एवं नए नए यंत्रों को हमारे किसान भाइयों एवं युवा वर्ग तक पहुंचाता है, जिससे हमारी कृषि की उत्पादन क्षमता बढ़ सके और हमारे किसान आत्मनिर्भर हों, उनकी कमाई का जरिया बढ़े, उनकी आय बढ़े। सरकार लगातार किसानों की आमदनी बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कृषि नवाचार पर आधारित ये कार्यक्रम इस कोशिश में मददगार साबित हो सकते हैं। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा खास सेगमेंट खेती किसानी। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में
कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है हमारा पशुधन सेगमेंट का, जिसमें हम आपको आज बताने वाले हैं बकरी पालन के बारे में। अगर आप बकरी पालन की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको किस तरह की तैयारियां करने की ज़रूरत है, साथ ही अगर आप इससे पहले से जुड़े हुए हैं तो किस तरह के प्रबंधन कार्य करना, देखभाल कार्य करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। इन तमाम बातों के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो फिर आइए देखते हैं हमारा ये सेगमेंट। पशुपालन में बकरी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे छोटे और सीमांत किसान आसानी से कर सकते हैं। इस व्यवसाय को कम स्थान, कम खर्च और सीमित देखभाल करके भी मुनाफा कमाया जा सकता है। बीते 5 सालों में बकरियों की संख्या में भी इजाफा देखा गया है। हर 5 साल में होने वाली पशुगणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो 2012 की तुलना में पशुधन में 4.6% की वृद्धि हुई है। 2012 में पशुधन की आबादी 51 करोड़ 20 लाख थी, जो 2019 में 53 करोड़ 57 लाख 80 हजार हो गई है। कुल पशुधन में बकरियों की हिस्सेदारी 27.8% है। मतलब बकरियों की संख्या में 10% का इजाफा होकर 14.9% हो गया है। ये आंकड़े बताते हैं कि पशुपालक बकरी पालन में दिलचस्पी ले रहे हैं, और हो भी क्यों ना, ये कम खर्चीला और ज्यादा मुनाफा देने वाला व्यवसाय जो है। बकरी एक बहुउपयोगी पशु है। ये देश में भूमिहीन, छोटे और सीमांत किसानों के भरण पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। बकरियां कम उपजाऊ वाली मिट्टी में उगने वाली झाड़ियों, पेड़ों की पत्तियां खाकर व हर तरह के प्रतिकूल वातावरण में भी कुशलता से जीवित रह सकती हैं। बकरी पालन व्यवसाय में शुरुआती लागत कम होती है। शरीर का आकार छोटा होने के कारण बकरी पालन में आवास व प्रबंधन पर भी कम व्यय होता है। आमतौर पर बकरी 10 से 12 महीने की आयु में गर्भधारण करने लायक हो जाती है और 16 से 17 महीने की आयु में पहली बार मेमने देती है। बकरी के मांस में कम कोलेस्ट्रॉल होने के कारण काफी पसंद किया जाता है। इसके अलावा इसका दूध गाय के दूध की तुलना में आसानी से पचाया जा सकता है। उत्पादन लक्ष्य और क्षेत्र के हिसाब से बकरी की नस्ल का चयन करना चाहिए। जमुनापारी, सिरोही, बर्बरी, जखराना नस्ल की बकरी मैदानी क्षेत्रों के लिए उपयोगी होती है। ब्लैक बंगाल और गंजम नस्ल की बकरियों को मांस के लिए पाला जाता है। नस्ल के साथ साथ इनके आवास और आहार का भी खास ध्यान रखना होता है। बकरियों का आवास सुरक्षित, सूखा, हवादार, परजीवियों से मुक्त होना चाहिए। एक बकरी को मोटे तौर पर 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की जरूरत होती है। इसी आधार पर आवास के क्षेत्रफल का किया जा सकता है। आहार की बात करें तो किसी भी दूसरे पशु की तुलना में आहार पर कम व्यय करना पड़ता है। आमतौर पर एक बकरी को 2 किलो चारा, आधा किलो दाना ठीक रहता है। उसके अधिक दूध के उत्पादन पर 200 ग्राम दाना अलग से देना चाहिए। गेहूं की भूसी, दालों का चूरा या चूना और मक्का आदि 3-4 चीजों को मिलाकर दाना तैयार किया जाता है। इसके साथ ही पेड़ों की पत्तियां, बची हुई सब्जियां, हरा चारा, फल और फली भी दे सकती हैं। बकरी पालन के लिए सरकार की ओर से भी मदद की जाती है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से 25 से 33.3% तक का अनुदान दिया जाता है। बकरी पालन के सफल व्यवसाय के लिए जरूरी है कि वे स्वस्थ और निरोगी रहें। अगर बकरियां बीमार हो जाएं, तो उन रोगों को पहचान कर तुरंत उपचार कराएं। बकरियों में मुख्य रूप से मुंह पका, खुर पका, पेट के कीड़े और खुजली आदि रोग होते हैं। आमतौर पर ये रोग बरसात के मौसम में होते हैं, इसलिए बरसात आते ही बकरियों की अच्छी से देखभाल करें, जिससे इन्हें रोग से बचाया जा सके। अगर विशेषज्ञों की सलाह लेकर सही तरीके से बकरी पालन किया जाए तो ये एक फायदेमंद व्यवसाय साबित हो सकता है। हर छोटी बड़ी समस्या के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा समय समय पर मार्गदर्शन दिया जाता है। सही मार्गदर्शन और प्रशिक्षण से पशुपालन में जोखिम को कम किया जा सकता है और बेहतर मुनाफा लेकर आत्मनिर्भर बना जा सकता है।
गांव किसान कार्यक्रम के हमारा पशुधन सेगमेंट में किसान भाइयों बहनों अब वक्त हो चला है पशुपालक कैलेंडर पर नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या कहता है इस माह का पशुपालक कैलेंडर। पशुपालक कैलेंडर अक्टूबर माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में सर्दी का मौसम शुरू हो जाता है, अतः पशुओं को सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। मुंहपका, खुरपका रोग, गला घोंटू रोग या फड़किया रोग के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते टीके लगवा लें। अधिक चारा लेने के लिए बरसीम फसल की उन्नत किस्मों की बिजाई इस माह अवश्य कर लें। भेड़ के शरीर को ऊन कतरने के 21 दिन बाद बाहरी परिजीवी से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। परजीवी और कृमि नाशक दवा देने का उपयुक्त समय है। तो किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आपका हिम्मत जाइए, जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम गांव किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद गांव किसान कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में वक्त है कामयाब किसान से मुलाकात करने का, यानी कि कामयाब किसान की दास्तान सेगमेंट का, जिसमें आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे असम के बोरा गांव की अमिया देवी से। किस तरह से उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और नई सोच के बलबूते पर ये मुकाम हासिल किया है, इसके बारे में आज हम उनसे जानेंगे। तो फिर आइए करते हैं उनसे मुलाकात, जानते हैं उनकी सफलता की कहानी। असम जाना जाता है अपनी अलग संस्कृति के लिए। असम कृषि प्रधान राज्य है। खेती यहाँ की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, जिसमें धान यहाँ की मुख्य खाद्य फसल है। इसके अलावा जूट, चाय, कपास, तिलहन, गन्ना, आलू यहाँ की नकदी फसलें हैं। प्रकृति की हरी चुनर ओढ़े असम अपनी कहानी खुद बयां कर रहा है। असम में गुवाहाटी से करीब 2 घंटे की दूरी पर बोरा गांव की अमिया देवी अपने गांव की शोभा बढ़ा रही है। विपरीत परिस्थितियों में खेती में सफलता हासिल कर अमिया देवी दूसरी महिला किसानों के लिए प्रेरणा बनी हुई है। हालांकि अमिया देवी का खेती से दूर दूर तक कोई नाता ना था। इनके पिता फौज में थे। इसके बावजूद उन्होंने खेती से खुद को जोड़ा। अमिया की जल्दी शादी और बच्चे हो जाने के कारण जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी। हालांकि बचपन में उनकी खेल में भी काफी रुचि थी। उनका सपना था कि खेल में वो नाम कमाए, लेकिन उनकी ये रुचि आगे ना बढ़ सकी और सामान्य जीवन जीने लगी। सबसे कठिन वक्त तब आया जब इनके पति की नौकरी पर कुछ गड़बड़ी की वजह से रोक लगा दी गई। इस दौरान पूरा परिवार शहर से गांव में आ गया। भरण पोषण की समस्या आ पड़ी थी। सारे रास्ते बंद हो गए थे। तब अमिया देवी ने स्वयं सहायता समूह बनाया। शादी के समय मेरे पति के पास नौकरी नहीं थी। बाद में 2010 में उनको मेडिकल में नौकरी मिली। उससे पहले सास ससुर ही खेती करते थे। मुझे उतना पता नहीं था। फिर मेरे पति की नौकरी में कुछ गड़बड़ हुआ और नौकरी हाई कोर्ट में अटक गई।
और हम लोग घर पर वापस आ गए। 2017 के 27 जनवरी को महिलाओं ने एक स्वयं सहायता समूह की स्थापना की। अमिया देवी ने इसके पहले इस तरह के कोई भी काम नहीं किए थे। ये पहला मौका था जब समाज के सारे बंधन तोड़कर वो घर से बाहर निकलकर समूह की महत्वपूर्ण सदस्य बन गई। इसी दौरान उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र की जानकारी के बारे में पता चला। वहाँ से जानकारी लेकर इनके समूह के लोगों ने मूंग की खेती की। पारंपरिक खेती की जगह आधुनिक खेती में किस्मत आजमाई। इसके लिए प्रशिक्षण लिया और जी तोड़ मेहनत की और सफलता हाथ लगी। इसके बाद धान की खेती की। बीज कृषि विज्ञान केंद्र से लिए, वहीं से नए तरीकों से खेती करना सीखा। उनके इन प्रयासों से गांव की महिलाएं काफी प्रभावित हुई। उस समय पहली बार मैं सामाजिक कामों के लिए मैं घर से बाहर आई थी। हमारे संगठन का जो हिसाब रखती थी, उनके बीमार पड़ने के कारण मुझे वो पद मिला। कृषि विज्ञान केंद्र हमारे गांव से इतना नज़दीक है, वो भी नहीं पता था। फिर पहले हम 3 महिलाओं ने मिलकर मूंग की खेती करने के बारे में सोचा। 2017 में पहली बार 17 समूह की लगभग 170 महिलाओं ने मिलकर 50 बीघा जमीन पर मूंग की खेती की थी। तब से काम ज्यादा हो गया। धान और सरसों के अलावा यहाँ रबी की फसलें भी काफी होती है। अमिया देवी ने मछली पालन में भी काफी सराहनीय काम किए। बेहतर मुनाफा कमाने के लिए अमिया देवी मल्टी क्रॉप से मुनाफा कमा रही है। मछली की स्थानीय जातियों के अलावा रोहू, बरेली प्रजाति की मछलियां भी पाल रही है। इसे और बढ़ाने के प्रयास जारी है। अमिया देवी के खुद के 2 तालाब और 3 बीघा जमीन है। तालाब में हर 2 दिन में आहार देना होता है। धान और सरसों के बाई प्रोडक्ट खरीद लेती हैं, जिसे मछलियों के भोजन के रूप में दिया जाता है। कृषि विज्ञान केंद्र ने मछलियों को बीमारी से बचाने में काफी सहायता की। कृषि केंद्र हर तरह की तकनीक के लिए हर तरह से मदद कर रहा है। अमिया देवी प्रोग्रेसिव महिला से हम 2015-16 में मिले थे। उनका डालिमी नाम का एक स्वयं सहायता समूह था। हमने उन्हें मूंग की एक उन्नत प्रजाति की खेती करने के लिए बीज दिया था। तब उन्होंने अच्छी फसल की और ये बता दिया कि वो नई तकनीक से कृषि करने में सक्षम हैं। अमिया देवी और उनके साथियों को फिर हमने 10 बीघा जमीन पर खेती के लिए हाइब्रिड राइस के कुछ प्रजाति दिए। अमिया देवी का दालिमी नाम का समूह है। उन्होंने मूंग की सफल खेती करके ये बता दिया कि वो आधुनिक खेती करने में किस तरह से सक्षम है। इसके बाद कृषि विज्ञान केंद्र ने उन्हें उन्नत किस्म के बीज दिए, जिससे बेहतर पैदावार मिली और स्वयं सहायता समूह का मनोबल बढ़ा। कृषि केंद्र खेती के साथ साथ पशुपालन, मधुमक्खी पालन की भी बेहतर जानकारी देता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद हो सके और आत्मनिर्भर बने। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम गांव किसान। हम उम्मीद करते हैं कि आज के इस अंक में हमने जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको दी हैं, उनसे आप जरूर लाभान्वित होंगे। तो बस किसान भाइयों बहनों, हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।